हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10th का हिस्ट्री, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने पिछले की वीडियो में 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका शीर्षक होगा व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर को देखिएगा तो सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा इसमें वह होगा विश्व बाजार। तो हम लोग जानेंगे कि वो विश्व बाजार किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, वो विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि विश्व के सभी देशों की सभी वस्तुएं जिस बाजार में मिल जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो विश्व बाजार कहेंगे। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट हमारा होगा वाणिज्यिक क्रांति क्या है। नहीं, तो कह रहा है, देखिए, व्यापार के क्षेत्र में होने वाला अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा। इसका केंद्र कहाँ था? यूरोप में था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व जो विकास हुआ, नहीं, जो विस्तार हुआ। ठीक है, तो इसी क्रांति को हम लोग क्या कहेंगे? वाणिज्यिक क्रांति कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, या औद्योगिक क्रांति क्या है। तो ये क्या है? हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर वस्तुओं की जो निर्माण की प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि किसी भी वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन अगर हम हाथों से नहीं करके मशीनों की सहायता से करें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? औद्योगिक क्रांति कहेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है उपनिवेशवाद। तो देखिए, उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे 1947 ईस्वी से पहले भारत अंग्रेज का उपनिवेशवाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? विश्व बाजार के स्वरूप को समझाइए। तो चलिए हम लोग समझते हैं विश्व बाजार के स्वरूप को। तो कहता है औद्योगिक क्रांति के साथ बाजार का रूप भी विश्वव्यापी होता गया। इसमें व्यापार के साथ ही श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह, इन तीनों आर्थिक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। ठीक है, व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों को इंग्लैंड के अलावा अन्य यूरोपीय देशों को भी भेजना और फिर वहां से तैयार माल बनाकर विश्व के कोनों कोनों में पहुंचाने तक सीमित था। श्रमिकों का प्रवाह भी हुआ। भारत और वह भी बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को अनुबंध के आधार पर अपने उपनिवेशों में भेजा जाने लगा। वहां से कृषिगत कामों में लगकर गन्ना, चाय, तंबाकू आदि को उपजाते थे। अब बाजार स्थानीय या राष्ट्रीय न होकर संपूर्ण विश्व में फैल गया। तो यही था क्या? विश्व बाजार का स्वरूप। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे गिरमिटिया मजदूर। तो चलिए समझते हैं आज गिरमिटिया मजदूर क्या था उसके बारे में। तो देखिए, गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक थे जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाते थे। इन्हें मुख्यतः नकदी फसलों जैसे गन्ना उत्पादन में लगाया जाता था। नहीं, भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार, बिहार, पंजाब, हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया गया। तो ये क्या था? गिरमिटिया मजदूर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व बाजार की उपयोगिता। तो देखिए, आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित होना सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप का विश्वव्यापी होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? देखिए, व्यापारियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, मध्यम वर्ग तथा आम उपभोक्ताओं के हितों को बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप सुरक्षित रखता है। किसानों को अपने उपज का अच्छा रिटर्न मतलब कीमत प्राप्त होता है, क्योंकि बाजार ज़्यादा जो है प्रतिस्पर्धी होता है। कुशल श्रमिकों को विश्व स्तर पर पहचान तथा महत्व और आर्थिक लाभ इसी वैश्विक बाजार में प्राप्त होता है। रोजगार के नए अवसर विश्व बाजार में सृजित होता है। आधुनिक विचार और चेतना के प्रसार में भी इसका बड़ा महत्व होता है। ठीक है, इसके बाद है विश्व बाजार की लाभ एवं हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मतलब विश्व बाजार की क्या लाभ है और क्या है हानि है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, वो विश्व बाजार का लाभ यह रहा कि इसने व्यापार और उद्योगों को द्रुत गति से बढ़ाया, जिससे पूंजीपति, मजदूर और मध्यम वर्ग, इन तीन वर्गों का अस्तित्व सामने आया। बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार हुआ। भारत जैसे
गुलाम देशों का औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण विश्व बाजार के आलोक में हुआ। तंबाकू, रबर, नील, चाय, कॉफी, गन्ना आदि कृषिगत वस्तुओं की उपज वृद्धि विश्व बाजार ने ही करवाई। और वो विश्व बाजार की हानि यह रही कि नकदी फसल उपजाने के चक्कर में खाद्यान्न की उपज क्या हो गई, कम हो गई। इनके लिए आयात ही एक रास्ता बच गया। ठीक है, तो ये था विश्व बाजार का लाभ और हानि। अभी हम लोग एक पॉइंट और समझेंगे साम्राज्यवाद के बारे में। तो देखिए साम्राज्यवाद क्या है। तो देखिए साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, साम्राज्यवाद कहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट और है। कहता है यूरोपीय देशों द्वारा एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों पर सैनिक शक्ति द्वारा विजय प्राप्त कर उसे अपने प्रत्यक्ष के अधीन में रखना भी क्या कहलाएगा, ये तो समाजवाद के उदाहरण है। नहीं, यूरोपीय जो देश था वह एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे क्षेत्रों पर सैनिकों के द्वारा क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ये क्या है, साम्राज्यवाद की नीति है। ठीक है, इसके बाद है देखिए दो महायुद्धों के बीच और 1945 के बाद राष्ट्रीय उपनिवेशिक देशों में होने वाले आंदोलनों पर एक निबंध लिखे। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। क्या करा यहाँ पर समझिए, यूरोप की अर्थव्यवस्था प्रथम महायुद्ध के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उस समय विश्व में ब्रिटेन ही था जो विश्व के अर्थतंत्र को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन युद्ध के कारण उसे भी क्षति पहुंची थी। उसके सभी आर्थिक साधन पूर्णतः नष्ट हो चुके थे। नहीं, यूरोप के अन्य महत्वपूर्ण अर्थतंत्र जर्मन, फ्रांस, इटली इत्यादि भी बहुत कुप्रभावित हुए। इनमें से जर्मनी को तो बसाई की संधि द्वारा पूर्णतः पंगु बना दिया गया, जबकि फ्रांस को जर्मनी से जुर्माने की इतनी रकम मिल गई कि उस पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ा। इटली को युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ, जबकि उसे बहुत आर्थिक जो है हानि उठानी पड़ी। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका तथा औपनिवेशिक देशों का अर्थतंत्र काफी मजबूत हो गया। भारत में इसी समय कपड़ा, जूट, खनन, लोहा आदि क्षेत्रों में काफी विकास हुआ। इसमें भारतीय उद्योगपतियों टाटा, बिरला, गोदरेज, जमनालाल बजाज, डालमिया आदि इसी विकास की देन है। ठीक है, तो प्रथम महायुद्ध के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को संभालने का काफी प्रयास किया, किंतु 1929 तक आते आते वह स्वयं एक बड़ी आर्थिक मंदी में फंस गया। नहीं, उसके लाखों कारखाने बंद हो गए, हजारों बैंक दिवालिया हो गए। अमेरिका ही नहीं, सारा विश्व भारी आर्थिक मंदी में गिर गया। एक और यूरोपीय देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, तो दूसरी ओर उनके उपनिवेशों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रति स्वतंत्रता जो है प्राप्त करने के प्रति एक लहर चल पड़ी। आंदोलन तेज होता गया। एशिया में न केवल भारत बल्कि हिंद, चीन के देशों में भी आंदोलन तेज हो गए। दक्षिण अफ्रीका में भी जो है रंग भेद की नीति समाप्त कर बराबरी का हक मांगने लगा। अफ्रीका में और भी यूरोपीय उपनिवेश के देश स्वतंत्र होने के लिए छटपटाने लगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए। ठीक है, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रहे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। तो हम लोग समझेंगे कि 1929 के जो आर्थिक संकट था उसका क्या कारण था। तो देखिए कहता है पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी। नहीं, तो आमदनी बढ़ने लगे। आमदनी जो है बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी की पड़ी सड़ने लगी। अगला कारण क्या है देखिए, कह रहा है कि 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ।
अगला क्वेश्चन है शेयर बाजार। तो देखिए शेयर बाजार क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कहता है वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार का मूल्य निर्धारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो शेयर बाजार कहते हैं। ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है सट्टेबाजी क्या होता है। नहीं, तो कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच देना क्या कहलाता है, तो सट्टेबाजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है संरक्षणवाद। देखिए संरक्षणवाद क्या है, तो अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाले नुकसान से उसे बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर ऊंची आयात शुल्क लगाना संरक्षणवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 1929 के आर्थिक संकट के कारणों और परिणामों को स्पष्ट करें। नहीं, तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1929 के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण था कृषि और उद्योग में अति उत्पादकता। नहीं, क्या है, देखिए कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन की समस्या बनी हुई थी, कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे। नहीं, फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई, कीमतें और नीचे चली गई, खरीदारों के अभाव में कृषि उपज में जो है परी की परी क्या हो गई, तो सड़ने लगी। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्ज अब 1 अरब डॉलर था। साल भर के भीतर यह कर्जा जो है घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। अगला पॉइंट है हमारा आर्थिक मंदी के परिणाम तो लगभग पूरे विश्व को भुगतना पड़ा, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश था अमेरिका। मंदी के कारण अमेरिकी बैंकों ने कर्ज देना बंद कर दिया, जो कर्ज दिया भी जा चुका था उसकी वसूली में तेजी कर दी गई। नहीं, कुछ कराई भी हुई, किसानों की उपज बिकते नहीं थे जिससे वे कंगाल हो गए, बैंकों से ऋण नहीं मिलने से व्यापार चौपट होने लगा, उधर कर्ज वसूली नहीं होने से बैंक भी कंगाल हो गए। अनेक बैंकों का तो दिवाला तो निकल ही गया, वे पूर्णतः जो है बंद हो गए। 1933 तक आते आते 4,000 से अधिक बैंक बंद हो गए। इसी प्रकार इस अवधि तक लाखों कंपनियां जो है चौपट हो गई। ठीक है, लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, कृषि उत्पादन में भी साइड फीसदी जो है कमी आ गई। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यू डील। ठीक है, तो देखिए न्यू डील क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है जन जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यू डील कहते हैं। ठीक है, इसी में है अधिनायकवाद। तो ये क्या होता है, तो वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ के सारी शक्ति नहीं सारी शक्तियां जो है केंद्रित होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिनायकवाद कहेंगे। मतलब क्या हो गया इसका, देखिए वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिनायकवाद कहेंगे। नहीं, इसमें व्यक्ति जो है परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक की छवि बनाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन है हमारा, देखिए जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नहीं, तो देखिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का एक मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1919 से 1945 के बीच विकसित होने वाले राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर टिप्पणी लिखे। नहीं, तो देखिए क्या है, 1918 में प्रथम महायुद्ध समाप्त होने के बाद कुछ देश खुशहाल हुए तो कुछ कंगाल हो गए। मित्र देशों के साथ लड़ने वाले इटली की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। विजय के बाद उसे कुछ नहीं मिला जिससे वह राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूपों से कुंठित रहने लगा। ठीक है, परिणाम हुआ कि इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद बढ़ने लगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक फांसीवाद तथा नाजीवाद के चलते लोग तबाह होते रहे, लेकिन प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद 1929 में जो आर्थिक मंदी आई उसने रूस और फ्रांस को छोड़ सारे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। युद्ध में संलग्न सभी देश अपने कारखाने की उपयोगी वस्तुओं को बनाना छोड़ युद्ध के हथियार बनाने में लग गए। परिणाम हुआ कि आवश्यक वस्तुओं का बाजार में भारी कमी दिखाई देने लगी। ठीक है, युद्ध के बाद कारखाने आबाद आबाद गति से उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने लगी। दूसरी ओर युद्ध की समाप्ति के बाद फौज में छटैया का क्रम जारी रहा। इससे विश्व में बेरोजगारी की एक फौज खड़ी हो गई। ठीक है, कारखानों में सामान तो बने किंतु बिके नहीं, इसे स्टॉक जमा हो गया और पूंजी की कमी हो गई।
इससे 1929 में भारी आर्थिक मंदी आई। नहीं, औद्योगिक वस्तुओं के साथ कृषिगत वस्तुओं का बिकना भी बंद हो गया। किसी प्रकार अमेरिका के प्रयास से इस मंदी पर काबू पाया गया। पुनः 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, जो 1944 तक चला। ठीक है। इस युद्ध में यूरोपीय देशों का कचूमर निकल गया। वे इतने कमजोर हो गए कि उनके सभी उपनिवेश एक एक कर स्वतंत्र होते गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डाले। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। क्या कह रहा है, 1950 के दशक के बाद दो महायुद्धों के मध्य मिले आर्थिक अनुभवों से सीख लेते हुए यह तय किया गया कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बिना उपभोक्ता के कायम नहीं रह सकती। दूसरी बात यह थी कि अर्थव्यवस्था की रीढ़, जो वास्तव में कोई न कोई रोजगार के लक्ष्य खो को तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत हो। अतः द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखा जाए। साथ ही यह भी महसूस किया गया कि इसी आधार पर विश्व शांति भी स्थापित रखी जा सकती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1945 से 1960 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों पर जो है प्रकाश डाले। नहीं, देखिए क्या है इसका आंसर। कह रहा है 1945-1960 के बीच विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तीन क्षेत्रों में विभाजित करके हम देखेंगे। ठीक है। 1945 में हम अभी विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। मतलब 1945 में क्या हुआ था, विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध, वह समाप्त हुआ था। युद्ध समाप्त होते ही विश्व दो खेमों या गुटों में बट गया। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश रूस कर रहा था। रूस चाहता था कि अधिक से अधिक देश साम्यवादी छाते के नीचे आ जाए, जबकि अमेरिका किसी तरह साम्यवाद को फैलाने से रोकना चाहता था। रूस के लाख प्रयास के बावजूद पूर्वी यूरोप के कुछ देशों तथा एशिया में सुदूर पूर्व के देश जैसे कोरिया और वियतनाम में ही रूस को सफलता मिली। चीन चीन में राजतंत्र था, सो 1948 वह पूर्णतः साम्यवादी जो व्यवस्था लागू हो गई, लेकिन इसमें रूस का कोई हाथ नहीं था। ठीक है। वहां की जनता ने ही उस शासन को स्वीकार कर लिया। फिर भी फार्मोसा में चांग काई शेक पूंजीवादी चीन का प्रतिनिधित्व करता रहा। आज भी वहां यही स्थिति है। दूसरा क्षेत्र पूंजीवादी अर्थतंत्र वाला था, जिसका नेतृत्व अमेरिका करता था। अमेरिका ने अपना उद्देश्य ही बना लिया कि किसी प्रकार साम्यवादी प्रभाव बढ़ने नहीं पावे, उसके प्रभाव को किसी प्रकार रोका जाए, उसके लिए चाहे जो हो जाए। इस क्रम में केवल कोरिया और वियतनाम में ही लाखों अमेरिकी सैनिक मारे गए और अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। नहीं, अमेरिका कभी कभी जोर जबरदस्ती भी करता था। वह पेट्रोलियम उत्पन्न करने वाले अरब देशों को भी विभिन्न तरह से दबाकर अपने प्रभाव में रखना चाहता था, ताकि भविष्य में उसे तेल की कमी नहीं होने पावे। तीसरा क्षेत्र जो है निर्गुट देशों का था, जो न तो पूंजीवादी और न साम्यवाद की ओर थे। वे तटस्थ देश थे। निर्गुट पक्ष तैयार करने में भारत का हाथ था। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान की भूमिका को स्पष्ट करें। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के साथ छोटे देश अंतर्देशीय व्यापार पर निर्भर रहने लगे। यह विदेशी व्यापार बढ़ाते हैं। यह सामान्य उत्पादकों के लिए अंतर्देशीय बाजारों से आगे पहुंचने के लिए शुभ अवसर का निर्माण करते हैं। उत्पादक अपने उत्पाद केवल साधारण बाजारों में ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजारों में भी बेच सकते हैं। खरीदार तथा उपभोक्ता अपने पसंद की वस्तुओं की विभिन्नताएं पा सकते हैं। अधिकांश उपभोग की वस्तुओं का मूल्य बाजारों की होड़ के कारण कम होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं विभिन्न देशों में पूंजी लगा सकती है और कारखाने लगा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान या उनकी भूमिका जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। तो भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव था, उसको जो है स्पष्ट करना है। ठीक है। तो कहता है 1991 में आर्थिक सुधार को अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सुधार किए गए और बाधाओं को हटाकर अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोला गया। यह सुधार अपने में तीन अवयवों को समेटा हुआ है: वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। अर्थव्यवस्था के विकास के दर को
बढ़ाना, अतीत में प्राप्त लाभों का समायोजन करना, उत्पादन इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना इसके मुख्य उद्देश्य रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति, निजी निवेश के लिए एमएनसी को प्रोत्साहन, विदेशी विनिमय पर लगी रुकावटों को समाप्त करना, ठीक है, कीमत तथा वितरण संबंधी सारे रुकावटों को हटाना और एमटीआरपी अधिनियम को समाप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए क्या कर रहा है, मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों का निजीकरण आर्थिक भूमंडलीकरण के मुख्य तत्व है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य है कि विश्व को एक मुक्त जो है व्यापार क्षेत्र में बदल दिया जाए। इसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो है वित्तीय संगठन और संस्थाओं तथा क्षेत्रीय संघों की बड़ी भूमिका है। नहीं, आज के समय में आर्थिक भूमंडलीकरण का प्रभाव आम जीवन पर साफ दिख रहा है। आज भूमंडलीकरण के कारण जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। इस बदलाव की झलक शहर से गांव तक सभी जगह स्पष्ट देखा जा सकता है। छोटे बाजार हो या कस्बा, सभी जगह बदलाव दिखाई दे रहा है। वास्तव में इस बदलाव का आरंभ 1991 के बाद ही दिखाई देने लगा था। संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र का विस्तार काफी तीव्र गति से हुआ है। इसमें जीविकोपार्जन के अनेक नए क्षेत्र सामने आए हैं। सेवा क्षेत्र का तात्पर्य वैसी आर्थिक गतिविधियों से है जिनमें लोगों से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के बदले नगद मूल्य लिया जाता है। यातायात के साधनों की सुविधा, बैंकिंग व्यवस्था तथा बीमा क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधा तो है ही, दूरसंचार और समूचा तकनीक, होटल होटल और रेस्टोरेंट, बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल, कॉल सेंटर इत्यादि की सुविधा अब लगभग सर्वत्र जो है उपलब्ध है। यातायात में रेल, टैक्सी, हवाई जहाज है तो दूरसंचार में बस, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट है। ठीक है, ये सभी क्षेत्र भूमंडलीकरण के दौरान काफी तेजी से फैले हैं। इनसे लोगों को जीविकोपार्जन के अनेक जो है नए अवसर मिले हैं। फिर एक पॉइंट है यहाँ पर भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है, जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया हो, भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है, वर्तमान में संपूर्ण विश्व का एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित जो है हो गया है। इसी में क्वेश्चन है पूंजीवाद। तो देखिए, पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफे के ऊपर टिका है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो पूंजीवाद कहेंगे। इसी में आता है शीत युद्ध। तो ये क्या है, तो विश्व के इतिहास में एक ऐसा युद्ध था जिसमें शास्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ, शस्त्रों का, हथियारों का, और ना ही इसमें किसी प्रकार का खून खराब हुआ। यह तो एक ऐसा युद्ध था जिसका रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क मस्तिष्क था। यह विभिन्न देशों के संबंधों को घृणा से भर देने वाला युद्ध था। नहीं, कहता है शीत युद्ध राज्य नियंत्रित और बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले जो देश के नेतृत्व करता देश के सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का सामरिक तनाव था। मतलब शीत युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं करके एक दूसरे के खिलाफ बोल करके कुछ जाहिर करना हो, तो यह क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। इसी में क्वेश्चन है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है। तो देखिए, अपने देश के अलावा दूसरे देशों में उद्योग लगाने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यह कंपनी पूंजी तो अपनी लगाती है लेकिन कच्चा माल और श्रम उस देश विशेष से ही लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान की भूमिका को स्पष्ट करें। तो देखिए, क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के साथ छोटे देश अंतर्देशीय व्यापार पर निर्भर आने लगे। यह विदेशी व्यापार बढ़ाते हैं। यह सामान्य उत्पादकों के लिए अंतर्देशीय बाजारों से आगे पहुंचने के लिए सुअवसर का निर्माण करते हैं। ठीक है, उत्पादक अपने उत्पाद केवल साधारण बाजारों में ही नहीं बल्कि विदेशी बाजारों में भी बेच सकते हैं। खरीदार तथा उपभोक्ता अपने पसंद की वस्तुओं की विभिन्नताएं पा सकते हैं। अधिकांश उपभोग की वस्तुओं का मूल्य बाजारों की होड़ के कारण कम होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही विभिन्न देश में पूंजी लगा सकती है और कारखाने लगा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान या उनकी भूमिका जो है क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। अभी होगा बहुवैकल्पिक क्वेश्चन। ठीक है, और उसका उत्तर। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर जो है उभर कर सामने आया। तो इसका जो आंसर होगा
वो हो जाएगा अल्कजेंड्रिया। नहीं, अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो औद्योगिक क्रांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? नहीं, तो देखिएगा गिरमिटिया जो मजदूर था वह बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला क्वेश्चन है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से जो है आरंभ हुआ? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? हम लोग जानते हैं ये विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट था वह 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए फांसीवादी और नाजीवादी शासन। ठीक है। इसके बाद है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था? तो यह हो जाएगा 1947 ईस्वी में। इसके बाद है भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुई थी? तो वह हो जाएगा 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरे। क्या है यहाँ पर समझेंगे हम लोग। अल्कजेंड्रिया नामक पहला विश्व सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर है और जो यहाँ पर कलर भी है और अंडरलाइन भी है। नहीं, इसके बाद है विश्वव्यापी आर्थिक संकट अमेरिकी देशों से आरंभ हुआ था। ठीक है। इसके बाद है देखिए संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। इस संकट से विश्व स्तर पर बेरोजगारी नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या जो है उदित हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफी तीव्र कर दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्वेश्चन निम्नलिखित का मिलान करें। नहीं, तो यहाँ पर क्या देखिए औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति जो ये शुरू हुआ था वहाँ कहाँ शुरू हुआ? इंग्लैंड में। ठीक है। अब है हिटलर का उदय। तो हिटलर का उदय जर्मनी में हुआ था, हम लोग जानते हैं। विश्व आर्थिक मंदी की बात करें तो 1929 में हुआ और विश्व बैंक की जो स्थापना है वो हुआ था 1944 में। ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें और भी शायद दो पॉइंट है, तो हम लोग करेंगे इसको आगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो देखिए भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी 1990 के काल में। और विश्व बाजार की जो शुरुआत हुई थी वो विश्व बाजार की यहाँ पर क्या है भूमंडलीकरण की शुरुआत तो क्या होगा 1990 के बाद। और विश्व बाजार की शुरुआत तो प्राचीन काल में ही हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। जय हिंद।